तो जब करंट इधर से देखेंगे क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये हमारा साउथ फेस हो गया, और इधर से देखेंगे तो हमको ये इस तरह से आता हुआ मतलब एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, तो ये हमारा नॉर्थ फेस हो गया। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से जाएंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी प्लॉट करी जाए किसी सोलेनॉइड की और किसी बार मैग्नेट की, तो वो भी एक जैसी ही होती है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया जिससे ये समझ में आता है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में क्या सिमिलरिटी है। फिर चौथा पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बोथ द बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड एट एनी far away axial point are given by the same expression। अगर मैं मैग्नेट के लिए एक्सियल पॉइंट पर निकालूंगा, अगर मैग्नेट के लिए मैंने एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करा बी एक्सियल, और अगर सोलेनॉइड के लिए कैलकुलेट करेंगे तो दोनों के लिए जो एक्सप्रेशन है वो सेम आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, है ना। ये तब है जब हमारा जिस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ वो मैग्नेटिक एक्सिस पर लाई करता है और मैग्नेट से काफी दूर लाई करता है, तो ये उस केस में। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट हमारा ये है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, हवा में लटका देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, तो हम ये देखेंगे कि इट विल अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि बार मैग्नेट के केस में भी होता है। तो ये पहली सिमिलैरिटी हो गई एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड और एक बार मैग्नेट के बीच में। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि अगर मान लीजिए मैं थ्रेड की हेल्प से किसी एक बार मैग्नेट को, सॉरी किसी एक सोलेनॉइड को और किसी दूसरे सोलेनॉइड को, दोनों के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उनको मैंने लटका दिया, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि उनका नॉर्थ पोल, एक सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल दूसरे सोलेनॉइड के साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा ही केस मैग्नेट के केस में भी होता है, बार मैग्नेट के केस में। तो ये हमारी दूसरी सिमिलैरिटी हो गई। तीसरी सिमिलैरिटी क्या है कि अगर बार मैग्नेट का केस लेता हूं तो भी नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करती हैं, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। और अगर सोलेनॉइड का केस लेते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करती हैं, और सोलेनॉइड के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो भी दोनों में एकदम सिमिलर होता है। चौथा पॉइंट क्या है कि अगर किसी एक्सियल पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूं, चाहे मैग्नेट के लिए चाहे सोलेनॉइड के लिए, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड यही आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 बाई 2m अपॉन आर क्यूब। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी अगर सेम आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि हाँ, हमारा सोलेनॉइड और बार मैग्नेट इन दोनों की प्रॉपर्टीज काफी मिलती जुलती हैं। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर कहीं पर मुझे जरूरत है तो मैं मैग्नेट को सोलेनॉइड से रिप्लेस कर सकता हूँ, कहीं अगर मुझे जरूरत है तो सोलेनॉइड को मैग्नेट से रिप्लेस किया जा सकता है। बताइए जी, ये क्लियर है? इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं स्टार्ट, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था गॉस लॉ, ऐसे ही मैग्नेटिज्म में भी गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये मिटा लो मैं जैसे। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ पढ़ने से पहले एक बार जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ देखा था, एक बार जरा उसको रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ क्या कहता था? ये था इसकी डेफिनेशन, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेट्स दैट द surface integral of the electrostatic field over a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface। ठीक है। ये ऐसा था कि अगर किसी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ई वेक्टर, तो अगर उसका पूरे सरफेस में सरफेस इंटीग्रल निकाला जाए, क्लोज लूप सरफेस इंटीग्रल, क्लोज लूप सरफेस इंटीग्रल का मतलब क्या है कि हमने उस वो जो एक कोई सरफेस है उस पूरी सरफेस को कवर कर दिया हमने, है ना, उस सरफेस के अंदर का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं ओवर द एंटायर सरफेस, ठीक है। मतलब कोई भी चीज हमने छोड़ी नहीं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये होता है, मान लो ये कोई इतना सा पोर्शन है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस को महसूस किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का इन्फ्लुएंस जहां पर महसूस किया जा सकता है उस फील्ड को, उस एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मुझे हम इसको जब इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ओवर द सरफेस इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कंप्लीट सरफेस। मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतना छोटा सा ब्लॉक, इतना छोटा सा ब्लॉक या इतना छोटा सा ब्लॉक, नहीं, सिर्फ इनका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे 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 जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सबको ऐड अप कर देंगे, यानी कि ऐड अप करने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो मैंने बोला कि गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कहता है कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्टेट्स दैट कि the surface integral of the electrostatic field over an entire surface is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface, is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface, ठीक है। तो हमने ये बोला कि जितना भी उसके अंदर चार्ज है उसको 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, या ये बोलो कि आपने एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया चार्ज को। अब अगर हम ये बोलते हैं कि जो सरफेस है, अगर मान लीजिए इस सरफेस में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये है कि हमारा जो टोटल चार्ज है, मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर जितना भी चार्ज था वो सारा चार्ज निकाल लिया, उस टोटल चार्ज को मैंने बोल दिया क्यों, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम बोलेंगे इफ द फील्ड contains an equal amount of positive charge and नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अगर इक्वल अमाउंट है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, बताएंगे मेरे को, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। मान लो मेरे पास 5 तो पॉजिटिव चार्ज हैं, 5 पॉजिटिव चार्ज हैं और 5 ही नेगेटिव चार्ज हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, पांचों का मतलब टोटल 10 हो गए ना चार्जेस। तो हम बताएं, हम अगर उन सबका ऐड अप करें तो पूरा टोटल मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा चार्ज का, नहीं समझ में आया। सर एक और बार मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, लक्ष्य मेरी आवाज आ रही है, लक्ष्य आवाज आ रही है मेरी, सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल चार्ज है, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए मैंने टोटल जितने पॉजिटिव चार्जेस लिए, मान लो मैंने 50 पॉजिटिव चार्ज ले लिए, सेम मैग्नीट्यूड के हैं सारे, और मैंने 50 ही नेगेटिव चार्ज ले लिए, वो सारे भी सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो गया ये बताएंगे। सर वो तो 0 हो जाएगा। जीरो जीरो। हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, कि हमने कहा कि टोटल मेरे पास 50 पॉजिटिव चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो 2-2 कूलम के हैं 50 पॉजिटिव चार्ज, और मान लीजिए 2-2 कूलम के ही 50 नेगेटिव चार्ज हैं, तो 50 तो 2 कूलम के हो गए चार्जेस, और 50 हो गए -2 कूलम के चार्जेस, अगर सबको ऐड करेंगे तो हमारा जो चार्ज है वो जीरो आ जाएगा। क्लोज लूप line integral of ds vector is equal to 1 upon epsilon naught times of 0, यानी कि closed loop line integral of e vector dot ds vector is equal to 0 for a field containing dipoles
और अ फील्ड कंटेनिंग डाइपोल्स। अब आप समझ गए होंगे डाइपोल्स का मतलब क्या। कि पोल्स का मतलब ये होता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम पोल की बात करते हैं तो हमारे पोल होते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव पोल क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पोल क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। मानो कि मेरे पास 50 पॉजिटिव चार्ज है और 50 नेगेटिव चार्ज है, तो सेम अमाउंट ऑफ positive and negative charge separated by a small distance is known as a dipole। अगर मान लीजिए मैंने एक चार्ज को बिल्कुल सेम उसी के नेगेटिव काउंटर पार्ट से एक छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है तो उसको मैं डाइपोल बोलूंगा। तो 50 पॉजिटिव चार्ज हैं, 50 नेगेटिव चार्ज हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो गए, 100। लेकिन 50 ही पॉजिटिव है 50 ही नेगेटिव है तो 50 डाइपोल बोला जा सकता है ना उनको। ये समझ में आ गया। Yes, sir. उसको 50 डाइपोल बोला जा सकता है। अब इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला स्टडी करना जरूरी क्यों था, क्योंकि हम जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल का मतलब ये होता है कि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। नॉर्थ पोल होता है तो नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल भी होता है। तो आप इतना भी बड़ा मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए, उसमें जितने नॉर्थ पोल्स होंगे उतने ही साउथ पोल्स होंगे। तो हम ये कहेंगे since in a magnetic field magnetic monopole does not exist। हम ये कहेंगे कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मोनोपोल तो कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होता, हमेशा डाइपोल ही होता है। ठीक है, therefore there will be an equal amount of positive मैग्नेटिक चार्ज जिसको हम क्यू एम बोल देते हैं एंड नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, दोनों का एक इक्वल अमाउंट हो जाएगा। तो जरा बता दीजिए कि क्लोज्ड लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर क्या हो जाएगा, ये 0। ठीक है ना। तो इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मैग्नेटिज्म में जब गॉस लॉ की बात करते हैं तो क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाता है हमारा 0। ठीक है, अब ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड के केस में, मैग्नेटिक फील्ड के केस में गॉस लॉ। और यहीं से मैं एक चीज आपको बता देता हूँ जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ये बता दिया था कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। ठीक, करंट इनटू आई इनटू ए, करंट इनटू एरिया, वो हमने बता दिया था कि मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। लेकिन उस चीज का प्रूफ यहाँ करा था इस चैप्टर में। ऐसे ही इसके अगला जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें हमें एक चीज पढ़नी होगी कि जब भी कभी सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड का, तो इस चीज को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। तो गॉस लॉ में ये भी कहा जा सकता है कि गॉस लॉ स्टेट्स दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 0। ठीक है, क्योंकि बी वेक्टर और डीएस वेक्टर को मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह देते हैं। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है मैं नहीं जानता, तो उसको अभी जानने की जरूरत भी नहीं है, वो नेक्स्ट चैप्टर में बता दूंगा आपको। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर गॉस लॉ की डेफिनेशन में ये आता है कहीं आप पढ़ें कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 0, तो आप समझ जाइए कि बी वेक्टर और डीएस वेक्टर को ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसको करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये वीडियो को क्या हो गया, 1 मिनट देखिए। थोड़ी देर में हो जाएगा जहां तक। चलिए जी, गॉस लॉ के बाद में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। गॉस लॉ तो इसमें सिंपल था, समझ में आ गया होगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है।
तो अब इसी तरीके से अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ में क्या देखेंगे कि जो अर्थ है ना, और अर्थ भी अपने आप में एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है ना। और वो किस तरीके से करती है वो जरा सुनिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इसमें है कि अगर हम कोई भी एक मैग्नेटिक नीडल को लें और उसको हवा में सस्पेंड कर दें, हवा में हम उसको लटका दें किसी थ्रेड की हेल्प से, the freely suspended magnetic needle comes to rest roughly in the north-south direction। या एक मिनट रुको, मैं जरा इसको ना एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ, ये वीडियो कुछ ज्यादा ही स्लो चल रही है, देखिएगा शायद अब ठीक चले। चलो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इसमें ये है, a freely suspended magnetic needle comes to rest roughly in the north-south direction। This suggests that Earth behaves as a huge magnet with its south pole lying somewhere near the geographic north pole and its north pole lying somewhere near the geographic south pole। तो अब इसमें क्या है कि जब भी मैं किसी भी एक मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करता हूँ, फ्रीली सस्पेंशन का मतलब ये है कि मैंने थ्रेड से बांधा और हवा में उसको लटका दिया, तो मैं उसको अगर फ्रीली सस्पेंड करता हूँ तो वो रफली नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर रुक जाती है मैग्नेटिक नीडल। इसका मतलब क्या है कि शायद जो पूरा का पूरा अर्थ है ना, वो अर्थ भी अपने आप में एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तभी तो वो इस तरीके से रुक गई आकर। मतलब अगर नीडल जो है मैग्नेटिक नीडल वो नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं पूरे एटमॉस्फेयर में कोई साउथ पोल एग्जिस्ट करता हो। ठीक, तभी तो वो नॉर्थ पोल जो है, जो नॉर्थ वाला नीडल है उसका, वो तभी तो नॉर्थ की तरफ ही डायरेक्शन में रुका, यानी कि हो सकता है वहां कहीं ना कहीं कोई साउथ पोल हो। और इसी तरीके से हमने एक थ्योरी डेवलप करी कि जो अर्थ है, अर्थ अपने आप में एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इस तरह से वो देखेंगे, जरा एक मिनट मैं एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और ये यही सेम टॉपिक आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे अर्थ जो है, अर्थ तो एक बहुत बड़ा स्फीयर है, तो हम पहले एक अर्थ को बनाते हैं, अर्थ बनाकर देखते हैं। अर्थ का एक तो ये डायग्राम हो गया, एक तरह से समझ लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि अर्थ का जितना भी कोर है, कोर है, अगर मान लीजिए मैं ग्रेविटी की बात करता हूँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वो कहाँ अट्रैक्ट करता है? अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। आप लोग ये पढ़ चुके होंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो अर्थ का सेंटर है वो यहाँ पर है। तो हमने ये कहा कि अर्थ अगर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो अर्थ का जो पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म है ना, अगर अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो अर्थ का पूरा मैग्नेटिज्म जो है वो सारा का सारा यहाँ कंसंट्रेट हो जाएगा उसके सेंटर पर। तो हमने कहा कि चलिए इस पर हमने एक इमेजिनरी मैग्नेट बना लिया, ऐसे हमने एक इमेजिनरी मैग्नेट बना लिया, ठीक। और हमने बोला कि अर्थ का सारा मैग्नेटिज्म यहाँ कंसंट्रेटेड है, ठीक। अब हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं अर्थ पर। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक मैग्नेटिक कंपास लिया। मैग्नेटिक कंपास में जो वो नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाता है ना, मतलब मैंने बोला कि जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल जो है वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ठीक। तो हमने ये तो चीज याद कर ली कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ठीक है। और वो हम कैसे स्टडी करते हैं? हमने इस चीज से स्टडी करा कि अगर मेरे सामने वाला जो एरिया है, अगर यहाँ से सामने वाला जो पोर्शन है अर्थ पर जहां भी मैं खड़ा हूँ, अगर यहाँ से सनराइज होता है, अगर यहाँ से सनराइज होता है, तो ये मेरा ईस्ट हो गया, और बिल्कुल इसके राइट अपोजिट टू दैट वो हो गया वेस्ट, ठीक है। तो ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, और
जो अब लेफ्ट में लाई करेगा, लेफ्ट में जो लाई करेगा दैट इज नॉर्थ, और जो राइट में लाई करेगा दैट इज योर साउथ। ठीक है, तो हम इस तरीके से स्टडी करते हैं। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम खड़े हुए हैं कहीं पर भी बाहर एटमॉस्फेयर में, कहीं पर भी खड़े हुए हैं, अर्थ पर, जमीन पर, ग्राउंड पर, कहीं भी खड़े हुए हैं, तो हमने सीधे सीधे ये देखा कि ये सामने की तरफ जो है मेरे को सूरज दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये ईस्ट है और इसके ठीक पीछे वेस्ट हो गया। ठीक है, और अब मेरे लेफ्ट में नॉर्थ होगा और मेरे राइट में साउथ होगा। तो मैं जानता हूँ कि नॉर्थ जो है वो इस डायरेक्शन में है, तभी मैं मैग्नेटिक कंपास भी लेकर आया, और मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है उस नीडल ने भी इस डायरेक्शन में, मेरे लेफ्ट के डायरेक्शन में इंडिकेशन दे दिया, तो वो नॉर्थ का डायरेक्शन हो गया। और मैं जानता हूँ ज्योग्राफिकली, ये मैं पढ़ चुका हूँ कि अगर सूरज को मैं सामने से देखता हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड में नॉर्थ लाई करेगा, ये मैं जानता हूँ। तो अब मैग्नेटिक नीडल ने भी नॉर्थ की तरफ इशारा कर दिया, तो इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। बिल्कुल इसका सही मतलब ये है कि अर्थ जो है ना वो पूरा का पूरा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और जब मैग्नेटिक कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल है जब उसने नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई साउथ पोल होगा जिसकी तरफ वो नॉर्थ खींच रहा है, जिसकी तरफ वो नॉर्थ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ज्योग्राफिकली ज्योग्राफिकली मैं जानता हूँ कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, तो ज्योग्राफिकली जो नॉर्थ की डायरेक्शन है वहां पर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होगा, वहां पर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होगा। मतलब अगर मैंने इस अर्थ को पूरा एक मैग्नेट मान लिया, तो हमने माना कि अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, तो हमने क्या करा कि जितना भी मैग्नेटिज्म है अर्थ का वो सारा का सारा उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। सेंटर पर कंसंट्रेटेड है तो सेंटर पर मैंने एक इमेजिनरी बार मैग्नेट बना ली एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, वैसे तो सब जगह होगा मैग्नेटिज्म, पर सेंटर पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि सेंटर पर ही सारी चीजें अट्रैक्ट होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर की तरफ ही दिखता है। तो मैंने बोला कि अर्थ का सारा मैग्नेटिज्म हमने मान लिया कि सेंटर के चारों तरफ कंसंट्रेटेड है, तो हमने एक इमेजिनरी बार मैग्नेट बना लिया यहाँ पर। इस बार मैग्नेट का मैंने कहा कि ये साउथ पोल है मान लो, और ये नॉर्थ पोल है ये मान लीजिए। ठीक है, तो जो हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ होगा वो कहाँ होगा, वो जहां होगा अर्थ के साउथ की तरफ। और मैं यहां से एक डॉटेड लाइन खींच रहा हूं ऐसे, और ये क्या है इसकी अभी बात करते हैं, बस 2 मिनट रुक जाइए, अभी बताता हूँ ये जो लाइन खींची है ये लाइन क्या है। ठीक है, इसमें मेरे से आप 2 बार 3 बार 10 बार कितनी भी बार पूछ लेना, चीज क्लियर होनी चाहिए बस आपको। इसको मैं बोलूंगा, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं बोलूंगा जियोग्राफिक नॉर्थ। इसी तरीके से इसको मैं बोलूंगा जियोग्राफिक जियोग्राफिक साउथ। समझ गए मेरी बात, कि मैं जानता हूं कि नॉर्थ किस डायरेक्शन में है, और मैंने देखा मैग्नेटिक नीडल ने भी उसी डायरेक्शन में इशारा कर दिया। इसका मतलब मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ की तरफ इशारा कर रही है, यानी कि मैग्नेटिक नीडल कहीं ना कहीं साउथ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तभी मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ ही इशारा कर रहा है। समझ गए मेरी बात? बताओ, आकृति लक्ष्य दोनों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये हो गया ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि इस ज्योग्राफिक नॉर्थ को मैं क्या बोलूंगा, अर्थ मैग्नेटिक साउथ। मैग्नेटिकली जियोग्राफिकली तो ये नॉर्थ है, लेकिन अर्थ का मैग्नेट का, अगर अर्थ को एक मैग्नेट माना जाए तो उसका साउथ है ये। ऐसे ही ये है अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ। भाई तभी तो मैग्नेट की नॉर्थ नीडल नॉर्थ की तरफ ही इशारा करती है ना, नहीं तो नॉर्थ को रिपेल करता है। तो इसलिए वहां पर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होगा जहां पर नॉर्थ इशारा करता है। और ये जो मैंने लाइन खींची है अर्थ का, ये अर्थ का मैंने मैग्नेट मान लिया, अर्थ को मैंने मान लिया कि एक मैग्नेट है। तो जब इसके एक्सिस से कोई लाइन इस तरह से खींचती है ना,
जब इसके एक्सेस से कोई लाइन खींचती है तो इसको मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक एक्सेस। भाई मैग्नेट के एक्सेस से जा रही है, एक्सेस से जा रही है ना, तो इस लाइन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सेस। मैग्नेटिक एक्सेस एक तो ये हो गया, और उसके अलावा हम ये कहेंगे कि बिल्कुल इससे थोड़ा सा अंतर पर, मतलब थोड़ा सा इस तरफ थोड़ा सा डिफरेंस होगा ऐसे, ये एक लाइन जाएगी इस तरह से, इसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल एक्सेस। इसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल एक्सेस। मैग्नेटिक एक्सेस क्या है, तो आप जानते हो कि अगर कोई एक बार मैग्नेट है, अगर कोई एक बार मैग्नेट है तो उसके सेंटर से गुजरती हुई एक स्ट्रेट लाइन, एक्सियल एक स्ट्रेट लाइन, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सेस। ज्योग्राफिकल एक्सेस ये कौन सी नई एक्सेस आ गई भाई? ज्योग्राफिकल एक्सेस वो होती है जिस एक्सेस के चारों तरफ अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है। बताइए जी, ये समझ में आ गया ज्योग्राफिक एक्सेस और मैग्नेटिक एक्सेस का अंतर? Yes. ठीक है, अच्छा जी। अब एक तो ये हो गया अर्थ का मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि अगर मैं यहां पर इसको मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल मान लिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, तो अगर हम यहां से कोई परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करें, इसको क्या बोलते हैं बताएंगे? इसको क्या बोलते हैं? जो परपेंडिकुलरली मैंने इससे ड्रॉ करा, बिल्कुल बीच में से निकल कर गया, बताइए मैग्नेट के केस में क्या बोलते हैं? नहीं पता? याद नहीं आ रहा? मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक इक्वेटर। और अर्थ के केस में क्या होता है? अर्थ के केस में ये होता है कि जैसे मैंने अर्थ का पूरा मैग्नेटिज्म यहाँ पर कंसेंट्रेटेड मान लिया, तो अर्थ की जो मैग्नेट है ना, ये जो अर्थ अर्थ बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, तो अर्थ की जो बार मैग्नेट है, इस पर परपेंडिकुलरली जो एक सर्कल घूमता है, इसके परपेंडिकुलरली एक जो सर्कुलर प्लेन बनेगा ना, उस सर्कुलर प्लेन को मैं बोलूंगा मैग्नेटिक इक्वेटर। उसको मैं बोलूंगा मैग्नेटिक इक्वेटर। बताइए जी, समझ गए कि नहीं? Yes, मैग्नेटिक sir. एक्सेस, मैग्नेटिक एक्सेस जो होती है, मैग्नेटिक एक्सेस मान लीजिए मैग्नेटिक एक्सेस हमारी ये है, दिखाई दे रही है मैग्नेटिक एक्सेस ये है, तो ये तो मैग्नेटिक एक्सेस हो गई। इसके परपेंडिकुलर एक सर्कुलर फील्ड बनता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। ये हम बोलते हैं पर्टिकुलरली अर्थ मैग्नेटिज्म के केस में। ठीक, वैसे मैग्नेटिक इक्वेटर ये होता है नॉर्मल, अगर हम बार मैग्नेट की बात करें, लेकिन ये बार मैग्नेट एज्यूम्ड है। तो अगर ये बार मैग्नेट एज्यूम्ड है तो आप समझिए अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर एक सर्कुलर फील्ड होगा, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, समझ में आ गया? तो चले आगे। Yes, sir. ठीक है, तो मैं एक बार जो इसमें डेफिनेशंस हैं, इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, मैं वो एक बार दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ज्योग्राफिकल एक्सेस। The straight line passing through the geographical north and geographical south poles of the earth is called its geographical axis. It is the axis of rotation of the earth. तो ये axis of rotation है, geographical axis, ये axis of rotation है कि जिस axis पर हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती रहती है। अब कहते हैं ना, अर्थ keeps revolving around in the solar system around the sun, और ये भी बोलते हैं कि अर्थ also keeps rotating about its own axis। तो जो अर्थ की खुद की एक्सेस होती है उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सेस। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिक एक्सेस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सेस। जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल से जो पास कर रही है स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सेस। एंड देयर इज अ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन मैग्नेटिक एक्सेस एंड ज्योग्राफिकल एक्सेस। मैग्नेटिक एक्सेस और ज्योग्राफिक एक्सेस में मामूली सा अंतर होता है, मामूली सा गैप होता है। अच्छा, उसके बाद मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है? इट इज द ग्रेट सर्कल ऑन द अर्थ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इस मैग्नेटिक एक्सिस पर जो इस मैग्नेटिक एक्सिस पर जो परपेंडिकुलरली एक ग्रेट सर्कल बनता है, ग्रेट मतलब बहुत बड़ा सर्कल बनता है,
उसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक, उसके बाद हमारा दो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो है मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है ना, इस मैग्नेटिक एक्सिस पर हम एक वर्टिकल प्लेन बना दें जो इसके परपेंडिकुलर हो। मान लीजिए हमारी ये जो है, मान लीजिए कि ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है ना, और मैग्नेटिक एक्सिस पर, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इस मैग्नेटिक एक्सिस पर परपेंडिकुलरली इस तरह से जो कोई प्लेन गुजरता होगा, उस पूरे के पूरे प्लेन को मैं बोलता हूं मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ गए? मैग्नेटिक एक्सिस मान लीजिए ये है, तो इस पर परपेंडिकुलर कोई लाइन कैसे होगी? इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन। और परपेंडिकुलर प्लेन कैसे होगा? प्लेन का मतलब क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर शीट, है ना। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस है। मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई प्लेन है तो दैट प्लेन इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। उसी तरह से हम ये कहेंगे कि मैग्नेटिक एक्सिस तो हमारी ये है जो नॉर्थ और साउथ से होकर स्ट्रेट लाइन गुजरी, वो तो मैग्नेटिक एक्सिस। और नॉर्थ और साउथ से होकर एक स्ट्रेट लाइन और गुजरती है, लेकिन उसमें और मैग्नेटिक एक्सिस में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा गैप होता है बीच में, एक पर्टिकुलर एंगल होता है। तो हमने ये कहा कि ज्योग्राफिक एक्सिस क्या हो गई? जिस एक्सिस के चारों तरफ अर्थ रोटेट करती है, अगर उस ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर मैं कोई और प्लेन ले आऊं, तो उस प्लेन को क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक, समझ में आ गया? मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई प्लेन है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई प्लेन है, दैट इज नोन एज ज्योग्राफिक मेरिडियन। बताइए, दोनों चीजों में डिफरेंस क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। और उसके बाद मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन अगर हमें क्लियर है, तो अब हम अगला जो कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। और उस पे हालांकि क्वेश्चन 2 नंबर का ही बनता है। 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि उसमें आपसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है और एक होता है एंगल ऑफ डिप। एक होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप, DIP डिप। तो इन पर क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। और वो क्वेश्चन जो है, साथ में पहले तो डेफिनेशन पूछी जाएगी डिक्लिनेशन की और डिप की, और उसके साथ में एक क्वेश्चन आ जाएगा, ओवरऑल 2 नंबर का होता है। मतलब 1 नंबर की डेफिनेशन होगी और 1 नंबर का न्यूमेरिकल होगा। आसान होता है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। देखिए इसमें हमें ये कहा कि ये तो डेफिनेशंस थी। सबसे पहले ज्योग्राफिक एक्सिस, एक ऐसी एक्सिस जिस एक्सिस के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है, वो ज्योग्राफिक एक्सिस। दूसरी हो गई मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है कि अर्थ के पूरे मैग्नेटिज्म को हमने कंसंट्रेटेड मान लिया कि वो उसके सेंटर पर है, तो उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होकर गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। तीसरा मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक ग्रेट सर्कल बनता है, दैट सर्कल इज नोन एज मैग्नेटिक इक्वेटर। फोर्थ डेफिनेशन मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक एक्सिस, ये है मैग्नेटिक एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन बनेगा, दैट प्लेन इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। फिर दूसरा है ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन बनेगा, दैट प्लेन इज नोन एज ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ये 5 तो हो गई डेफिनेशंस। उसके अलावा होते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो स्टडी करूंगा, यहां लिखा हुआ है। 3 एलिमेंट्स होते हैं बस। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये कहा कि हमारे पास पहला जो एलिमेंट है वो होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है।
तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन किस तरीके से निकलता है, हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो है ना एक जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जो अर्थ का मैग्नेट बना हुआ है, ये इमेजिनरी बार मैग्नेट, तो यहाँ से एक मैग्नेटिक एक्सिस जाती है। तो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन बनाना चाहता हूं मैं, ठीक है, वो बनाते हैं जरा। हमने कहा इधर कहीं पर इधर कहीं पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इधर कहीं पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, और उस पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, और उस पर मैंने परपेंडिकुलरली एक प्लेन बना दिया। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में कैसे, हमने ये कहा कि एक मैंने ऐसे यहाँ पर सोचिएगा कि हमारे पास एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, मैग्नेटिक नीडल है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल। तो जो मैग्नेटिक नीडल है, वो जो मैग्नेटिक नीडल है वो इस डायरेक्शन में इशारा कर रही है। मतलब समझ लीजिए कि जब वो इस डायरेक्शन में इशारा कर रही है तो नॉर्थ और साउथ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये उसका मैग्नेटिक एक्सेस हो गया, तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन कैसा होगा, ऐसा ही जैसे मैंने बनाया है। बताइए समझ में आया कि नहीं। अगर मैग्नेटिक एक्सेस ऐसे है, मैग्नेटिक एक्सेस ऐसे है इस तरीके से है, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन ऐसा हो जाएगा जो मैंने बोर्ड पर दिखाया है आपको, ठीक। तो ये जो परपेंडिकुलर प्लेन बन गया मैग्नेटिक एक्सेस के, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो पूरा प्लेन है, दिस प्लेन इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा हमने ये कहा कि एक जो ज्योग्राफिकल एक्सेस होती है, ज्योग्राफिकल एक्सेस क्या होती है, मैग्नेटिक एक्सेस से ये बराबर में ही होती है, थोड़ा सा गैप होता है उसमें। तो मैंने कह दिया कि चलिए वही ज्योग्राफिकल एक्सेस ऐसी होगी। ये अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सेस, हमने कहा कि अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सेस इस तरह से होगी, मैग्नेटिक एक्सेस ऐसे, तो उस पर परपेंडिकुलर प्लेन वो भी ऐसे, ज्योग्राफिकल एक्सेस ऐसे, तो उस पर परपेंडिकुलर प्लेन इस तरीके से। तो ये वाला जो प्लेन हो गया बेटा, इसको मैं बोलूंगा जियोग्राफिक मेरिडियन। जो ज्योग्राफिक एक्सेस के परपेंडिकुलर एक प्लेन हमने बना दिया, उसको बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ये प्लेन इस तरह से, ये प्लेन इस तरह से, तो एक तरह से देखा जाए तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड, इसको ऐसे बनाते हैं डेल्टा, डेल्टा नहीं सॉरी, इसको कहेंगे अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बताइए जी, क्लियर है इतना। Yes, sir. ऑफ डिक्लिनेशन, यस सर। और इसको जो है ना एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी बोल देते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, डिक्लाइन वाला है ये डिक्लिनेशन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन ये होते हैं प्लेन्स। इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोल देंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। तो इसके बाद में एक दूसरा एंगल देखते हैं, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप यहां लिख रहा हूं मैं,
DIP डिप, एंगल ऑफ डिप, या इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। अब ये किस तरीके से बनेगा, ये ऐसे बनता है, देखिए कि हमने क्या करा कि जैसे ये एक तरह से ये मैग्नेट ऐसी थी, ये इस तरह से रखी हुई थी, मैग्नेट मैग्नेट की नीडल जो है ये ऐसे रखी हुई थी, ऐसे नहीं थी, ये ऐसे रखी हुई थी, मतलब वर्टिकली रखी हुई थी। मतलब नीचे तो एक वो लगा हुआ है इसमें, जो ये हमारा ज्वेल्ड बियरिंग होती है, ताकि उस पर ये फ्रीली रोटेट कर सके, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ ये फ्रीली सस्पेंडेड है, क्योंकि उसका वजन इतना कम है, तो हम ज्वेल्ड बियरिंग पर ही बोलते हैं कि वो इस तरह से घूम जाएगी जैसे वो फ्रीली सस्पेंडेड हो। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल थी ये ऐसे रखी हुई थी। अब इसी मैग्नेटिक नीडल के पास आप एक मैग्नेटिक नीडल ऐसे लेकर आओगे जो इस तरीके से रखी हुई है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मान लो हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल जो है, एक मैग्नेटिक नीडल फॉर एग्जांपल ये हमारी, ये तो रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है ना, ऐसे एक रेक्टेंगुलर शीट है। तो अगर मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक नीडल इस तरह से रखी हुई है, यानी कि वर्टिकल पोजीशन पर रखी हुई है ऐसे, और हम दूसरी मैग्नेटिक नीडल, मान लीजिए ये दूसरी मैग्नेटिक नीडल है, ये दूसरी मैग्नेटिक नीडल में इससे इस तरीके से लेकर आता हूँ, ठीक है। तो दोनों जो मैग्नेट्स हैं वो आपस में, मैग्नेट के जो प्लेन्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। ये तो वर्टिकली रखी हुई थी विद इट स्टॉप इन द वर्टिकल डायरेक्शन, के इसको देखने के लिए मुझे ऊपर से ऐसे देखना पड़ेगा, इसको देखने के लिए मुझे ऊपर से देखना पड़ेगा इसका फेस, बिकॉज ये वर्टिकली रखी हुई है, लेकिन इसका फेस मुझे ऐसे सामने से ही दिखाई दे रहा है। तो हमने कहा कि ये जो दो चीजें हैं ये एक दूसरे के जो है, इनके जो प्लेन्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। मतलब हमने कहा एक मैग्नेटिक नीडल अगर ऐसे रखी हुई है तो दूसरी मैग्नेटिक नीडल में ऐसे लेकर आऊंगा, दोनों को परपेंडिकुलरली रख दूंगा। मेरा ये चीज समझ में आ गई कि नहीं, ये एंगल ऑफ डिप ये समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताइए ये चीज समझ में आ गई। सर वो मैग्नेटिक एक्सिस की तो उसमें होगी ना निडल्स तो नहीं। मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा वो, जो मतलब एक नीडल तो एक मैग्नेटिक कंपास अगर मान लो ऐसे रखा हुआ है, तो आप एक मैग्नेटिक कंपास को इस तरह से लेकर आ गए, बिल्कुल उसके नहीं मतलब परपेंडिकुलर। सर मैं पूछ रही थी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक एक्सिस है, मतलब ज्योग्राफिकल और मैग्नेटिक में तो एक एंगल है ना, उसे तो हमने हाँ, डिक्लिनेशन बोल दिया। सर मैं पूछ रही हूँ जो एंगल ऑफ डिप बन रहा है, मतलब जो दोनों निडल्स का बन रहा है वो मैग्नेटिक एक्सिस पे है ना। मैग्नेटिक एक्सिस के अलावा तो ये वाली नीडल रखी हुई है, ये वाली नीडल, हाँ जी ये सर। वाली जो मैग्नेटिक नीडल है तो मैग्नेटिक एक्सिस के अलावा भी रखी हुई है। अब आप एक मैग्नेटिक नीडल ऐसे लेकर आ गए जो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन आउटसाइड, वाला, आउटसाइड द प्लेन। हाँ आउटसाइड द प्लेन है, आप पीछे से ऐसे लेकर आ गए उसको। तो उसको लाने पर हम ये स्टडी करेंगे, वो जो मैं इस तरह से लेकर आया हूँ ना मैग्नेटिक नीडल को हॉरिजॉन्टली, जो मैं ऐसे लेकर आया हूँ भाई ये तो वर्टिकली रखी हुई है, उसको मैं ऐसे लेकर आया हूँ हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली जब मैं उसको लाऊंगा तो मैं देखूंगा इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो एज इट इज है, लेकिन वो पूरी तरह से घूमेगी, वो उसके अंदर डिफ्लेक्शन आना शुरू होगा और वो फिर एक पोजीशन पर आकर रुकेगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि कंसिडर अनदर मैग्नेटिक नीडल, another compass needle, but it should be pivoted horizontally so that it is free to rotate in a vertical plane coinciding with the magnetic meridian. मतलब इसके ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर ही तो प्लेन है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक वाला जो मेरिडियन वाला है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में है वो घूम रही है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। अब क्या होगा कि वो जो है ना, जो हम दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो मैं लेकर आया हूँ दूसरा मैग्नेटिक कंपास को, दूसरे मैग्नेटिक नीडल को, वो एक पोजीशन पर रुक जाएगी यहाँ पे, और वो जो पोजीशन होगी वो पोजीशन अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इंडिकेट करेगी। टोटल मैग्नेटिक फील्ड का भी तो कोई डायरेक्शन होगा, तो ये इस तरीके से होता है। हमने कहा कि ये बता रहा हूं मैं, इसी डायग्राम की हेल्प से बताता हूं कि जैसे हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस है,
जैसे ये मैग्नेटिक एक्सिस है, तो जो मैग्नेटिक एक्सिस है ना उसके मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर उसमें पोजीशन है, मतलब ये तो वर्टिकली रखी हुई है ना, हॉरिजॉन्टली एक दूसरी नीडल को लेकर आया, उसने रोटेट करना शुरू करा और रोटेट करके वो फाइनली ऐसे रुक जाती है इस तरह से। जो दूसरा वाला नीडल है इसको मैंने ऐसा दिखाया, तो दूसरे नीडल को हम थोड़ा सा बड़ा बनाकर दिखाते हैं। ऐसे बड़ा क्यों? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली है तो थोड़ा ज्यादा चौड़ा दिखाई देगा वो। ठीक, और ये हो गया एन एम, नहीं एस एम, साउथ साउथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया एन एम नॉर्थ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। तो अब इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनेगा, इस एंगल को मैं बोल दूंगा डेल्टा, यानी कि मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप। ये बता दीजिए ये समझ में आ गया कि नहीं? ये समझ में आ गया कि नहीं बताइए, क्लियर है? यस सर। सर ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिप। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो अगला एलिमेंट है वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है। ठीक, ये कल करा दूं ये वाला, ये दोनों समझ में आ गए हैं? मतलब तीसरा जो एलिमेंट है ये कल करा दूं। यस सर। और एक चीज और बता दूं मुझे कि अगर कल की छुट्टी है तो कल क्लास